इफ देन वाला जो पार्ट है, क्या उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस करना जानते हैं? बिग प्रॉब्लम्स की जगह हम मेजर प्रॉब्लम्स बोलते हैं। सिमिलरली पीस ऑफ केक, चैमिलियन, बट ये क्या है? कैमिलियन। गिरगिट को बोलते हैं कैमिलियन। ये मिस्चीवियस नहीं होता है, हम इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? मिस्चीवियस। तो ब्रेक इन का मतलब कंप्लीटली बदल गया, अब टूटना नहीं है। हेलो एवरीवन, welcome back to our channel Tathastu Edu. I am Devendra, your host for today's video. We are going to speak about IELTS speaking test today. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IELTS स्पीकिंग टेस्ट में आपका एग्जामिनर आपको 4 मेजर पैरामीटर्स पे टेस्ट करता है। द वेरी फर्स्ट वन इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, जिसमें आपकी फ्लुएंसी कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, और कोहेरेंस जो आपका कंटेंट है उसका फ्लो कैसा है। सेकेंड थिंग इज ग्रामर, वर्ब, टेंसेस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो आगे हम डिटेल में देखेंगे कि आपकी ग्रामर करेक्ट है। थर्ड थिंग इज प्रोनाउंसिएशन, कि आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को कैसे बोलते हैं, उसका उच्चारण ठीक से है या नहीं है। एंड द लास्ट वन इज लेक्सिकल रिसोर्सेज, जिसमें आपके वोकैब, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब्स, कोलोकेशंस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर के अंदर बेसिकली आपके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन मोस्टली आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जो ग्रामर के रूल्स हैं क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, इन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। तो ग्रामर में अभी क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं उसको वन बाय वन आपको डिटेल करता हूँ। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वर्ब टेंसेस, कि आप टेंसेस का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं नहीं। प्रेजेंट की बात को प्रेजेंट में एक्सप्रेस करना, पास्ट की बात को पास्ट में एक्सप्रेस करना, एंड सिमिलरली फ्यूचर को फ्यूचर में एक्सप्रेस करना है। क्या आप तीनों टेंसेस को यूज़ करते हैं, इनका वेरिएशन या इनके रूल्स आपको क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि आप जो सेंटेंस बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है। देन प्रोनाउंस, हम डे टू डे लैंग्वेज में बहुत सारे प्रोनाउंस यूज करते हैं नाउन्स को रेफर करने के लिए। क्या प्रोनाउंस का करेक्ट यूज किया है आपने? कंडीशनल्स, हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंडीशनल्स अवेलेबल हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कि आप किसी बात को बोल रहे हैं जिस पे कोई कंडीशन लगी है, तो क्या उसके टेंसेस इफ देन वाला जो पार्ट है क्या उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस करना जानते हैं। कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स, कंपैरेटिव्स कि जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं क्या उसका करेक्ट यूज आपको आता है। सुपरलेटिव्स, 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं क्या आप उसको प्रॉपर यूज करना जानते हैं। प्रपोजिशंस का यूज, कंजंक्शंस का यूज, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, क्या आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली प्लेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ग्रामर का पार्ट है। नेक्स्ट थिंग इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। फ्लुएंसी क्या है? कि आप जब बोलते जा रहे हैं, आपकी जो लैंग्वेज, आपकी स्पीच है, क्या वो ब्रेक हो रही है या वो लगातार एक नेचुरल पेस पे चल रही है, उस चीज़ को बोलते हैं फ्लुएंसी। कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस होता है कि जो आपने रेस्पॉन्स दिया है वो कितना स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या उसका ही आपने रेस्पॉन्स किया है और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे नॉर्मली हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ कंटेंट उसमें डालते हैं और लास्ट में कुछ कंक्लूड करते हैं, तो ये कोहेरेंस हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको किस पेस पे बोलना चाहिए, आपका स्पीकिंग का रेट क्या होना चाहिए। तो हमेशा एक नेचुरल मॉडरेट स्पीड मेंटेन करके चलिए। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स फास्ट बोलने को अच्छा कम्युनिकेशन या अच्छा फ्लुएंसी मान लेते हैं, वो गलत है। आप हमेशा एक बहुत ही नॉर्मल, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं वैसे ही रेगुलर पेस को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, वो बेस्ट है। फ्लुएंसी में एक रुकावट होती है, एक एरर होता है, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग फिलर्स, गैप फिलर्स। जैसे आप बोलते बोलते ये बहुत करते हैं। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो एंड इतना अधिक यूज करते हैं कि एक छोटा सा सेंटेंस को वो 5 लाइन का सेंटेंस बना देते हैं, कहीं फुल स्टॉप आता ही नहीं है, राइट। तो एंड एक गैप फिलर हो गया। बहुत लोग लाइक का यूज करते हैं, एक्चुअली हर सेंटेंस 2-3 सेंटेंस के बाद एक्चुअली, ये गैप फिलर्स है, इनका कम से कम यूज होना चाहिए। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है आपके कम्युनिकेशन के पार्ट के लिए। नेक्स्ट थिंग इज आपके सेंटेंस की लेंथ कितनी है। आपको हमेशा एक सेंटेंस का रेशियो मेंटेन करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं या बहुत ही लंबे सेंटेंसेस हैं, इनका मिक्स बनाना है। तो नॉर्मली आई रिकमेंड आप अराउंड 70% के करीब छोटे सेंटेंसेस बनाइए,
मे बी एक लाइन या हाफ लाइन है, क्योंकि छोटे सेंटेंसेस बनाने काफ़ी आसान भी होते हैं और आप हमेशा एक सेंटेंस बना के आपके पास एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहेगा नेक्स्ट सेंटेंस सोचने के लिए। जब लंबे सेंटेंसेस बनाएंगे तो उस पर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज या रुक के बैठ जाते हैं, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है और कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है। तो 70% छोटे छोटे सेंटेंसेस, 30% थोड़े लंबे सेंटेंसेस, ये एक रेशियो है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, डजंट मैटर। नेक्स्ट थिंग इज कि इसी में रिपीटिशंस आप कितनी करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड को आप बार बार रिपीट करें, सेम वर्ड आपने एक लाइन में बोला, 2 लाइन के बाद या 1 लाइन के बाद ही उसी को वापस से रिपीट कर दिया, तो ये रेपिटेशंस हमें कम से कम रखनी है। रेपिटेशन भी अगेन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे एक टिप ऐड कर लेते हैं। रेपिटेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको सिचुएशन ऐसी ज़रूरत पड़ रहा है कि सेम वर्ड को ही आपको बोलना है, क्योंकि सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है, तो ऐसे केस में सेम वर्ड को ना रिपीट करें, उसका कुछ सिनोनियम देख लीजिए, ठीक है। और इन सब चीज़ों के लिए आपको वोकैब अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो जब आप वोकैब इंप्रूव करेंगे तो सिनोनियम्स बहुत सारे धीरे धीरे करके आप अपनी डिक्शनरी में ऐड करते चलेंगे, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे सिनोनिम्स होंगे। तो रेदर देन रिपीटिंग योर वर्ड, यूज सिनोनिम्स। नेक्स्ट इज लेक्सिकल रिसोर्सेज। अब लेक्सिकल रिसोर्सेज में क्या क्या होता है? लेक्सिकल रिसोर्सेज में होता है जनरल वोकैबुलरी हो सकती है, टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी, उसके बारे में आप देखिएगा, अब मैं उनको आगे डिटेल भी करूंगा। फिर यूज कनेक्टर्स एंड कंजंक्शंस, प्रॉपर यूज ऑफ कनेक्टर्स एंड कंजंक्शंस आपको आना चाहिए। कोलोकेशंस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। अब ये सारी चीजें क्या है, वन बाय वन देखते हैं। नाउ लुक एट इट। अब ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर टॉपिक स्पेसिफिक वोकैब है। हम तथास्तु में भी अपने स्टूडेंट्स को यही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे तो मैंने बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स इंक्लूड किए हैं, बट ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी बड़ी लिस्ट देते हैं जिसको वो याद करे और अपनी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करे। अब उससे क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक स्पेसिफिक वोकैब को, एक वर्ड को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे और वो करेक्ट होता है, तो आपकी लैंग्वेज बहुत ही ब्यूटीफाइड हो जाती है, राइट। अब इसमें देखिए, जैसे फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप के ऊपर कुछ वर्ड्स हैं, कमिटमेंट है, एक्विंटेंस है, गोल्स या फ्यूचर्स रिलेटेड कुछ आपकी वोकैब यहाँ पे लिस्टेड है। होम टाउन, हॉबीज, टेक्नोलॉजी, अप्लायंसेस, इंडिविजुअल या पर्सन को डिफाइन करने के लिए। तो जब आप इन सारी वोकैब को पहले याद करते हैं, धीरे धीरे इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं और अपनी लैंग्वेज में जब इंट्रोड्यूस करते हैं, तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली निखर गया। So therefore, you must create a separate notebook in which you can jot down all these different or uncommon words or context-specific words and use them in your day-to-day language. जब आप अपने day-to-day language में इन्हें यूज करेंगे, तो ये धीरे धीरे आपके questions में भी, IELTS specific questions में भी यूज होना शुरू हो जाएगा। Next is connectors and conjunctions. अब ये एक बहुत important point मान के चलिए कि अगर आप कनेक्टर्स और कंजंक्शंस का प्रॉपर यूज कर लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली 0.5 to 1 पॉइंट का जंप मिल सकता है अपने IELTS स्पीकिंग टेस्ट में। अब ये क्या होते हैं, देखिए अगेन यहाँ पे एक टेबल दी गई है आपको, इस टेबल को देखिए। इसमें अगर आपको चीजें एक्सटेंड करनी है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी को और आगे बढ़ाना है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, फर्दरमोर, मोरओवर, एडिशनली, राइट। या आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना है कि पहले कुछ बात हो रही थी, अब उससे कुछ ऑपोजिट दिखाना है, तो आप क्या बोल सकते हैं, however, on the other hand, conversely, right, nevertheless, nonetheless। अगर cause and effect दिखाना है, consequently, as a result of, similarly, time, example, किसी चीज को emphasize करना है, या फाइनली जब आप conclude करते हैं, तो उनके लिए in conclusion, finally, therefore, ये सारे वर्ड्स को अगर आप यूज करते हैं, तो आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो स्ट्रक्चराइज हो जाता है। तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कोहेरेंस, वो कोहेरेंस मेंटेन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड्स तो यहाँ पे लिस्टेड है, इनको तो याद कर ही लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको इफ़ यू कम अक्रॉस एनी स्पेसिफिक वर्ड विच यू डू नॉट नो और हाउ टू यूज दैट, उसको अपनी लैंग्वेज में ज़रूर इंट्रोड्यूस करो। नेक्स्ट इज कोलोकेशन। अब कोलोकेशन क्या है? कोलोकेशन होता है सेट ऑफ वर्ड्स नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में एक साथ आते हैं और उनका एक स्पेसिफिक मतलब होता है, ठीक है। इसी चीज को कोलोकेशन बोल देते हैं। अब इसमें एग्जांपल देखिए, इससे और ज्यादा क्लियर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है, वो बोलते हैं डू ए डिसीजन। अब डू ए डिसीजन नहीं होता है। जब हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वी से मेक ए डिसीजन। तो डू की जगह हमने मेक वर्ब यूज की है। तो ये जो मेक ए डिसीजन, एक फ्रेज आया छोटा सा, ये हमारा कोलोकेशन।
क्योंकि ये इस ग्रुप में ही आएगा। और क्या हो सकते हैं? बिग प्रॉब्लम्स की जगह हम मेजर प्रॉब्लम्स बोलते हैं। द मेजर प्रॉब्लम्स द सिटी टुडे इज फेसिंग आर ब्ला ब्ला ब्ला। आपने वो आगे लिस्ट कर दी, राइट? तो मेजर प्रॉब्लम बोल रहा है ना, बिग प्रॉब्लम्स नहीं। आपके एज के लिए यहाँ पे हमने आपको कुछ और कोलोकेशंस वगैरह दिखाई गई हैं। इस टेबल को देखिए, इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। इनको याद करिए, इनका यूज़ देखिए, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए, एंड ऐसे और अपनी नोटबुक में और कोलोकेशंस वगैरह ऐड करते चलिए एंड ट्राई टू इंट्रोड्यूस देम ऑल्सो इन योर स्पीच। नाउ मूव ऑन टू फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? ये एक वर्ब फॉलोड बाय एक preposition या एडवर्ब होता है। जब वो preposition या एडवर्ब ऐड हो जाता है तो उस वर्ब का मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, बिखेर देना, राइट? लेकिन ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? ब्रेक के साथ हमने एक preposition ऐड कर दिया, इन, ब्रेक इन। तो ब्रेक इन का मतलब कंप्लीटली बदल गया। अब टूटना नहीं है, इसका मतलब है फोर्सफुली किसी चीज में एंटर करना। जैसे आपकी इच्छा के विपरीत या आपके घर में कोई चोर घुस जाता है तो हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इन किया है उस। ये एग्जाम्पल देखिए, द बर्गलर्स ट्राई टू ब्रेक इन थ्रू द बैक डोर बट वो कॉट बाय द सिक्योरिटी सिस्टम। अब इसमें देख रहे हैं ब्रेक इन का यूज। यहाँ पे ब्रेक इन का मतलब ऐसा नहीं है वो कुछ तोड़ रहा है, रेदर वो फोर्सफुली एंटर कर। तो ये हो गई फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब का यूज अगर आप अपनी लैंग्वेज में करते हैं तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है और आपका स्कोर बैंड जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ऐसे ही आपकी हेल्प के लिए जैसे और हमने आपको वोकैब दिखाई, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपको मेंशन की हुई हैं। इन सारी फ्रेजल वर्ब्स को रट लेना, कोशिश करना कि आप अपनी लैंग्वेज में इसे अपने स्पीच में से इंट्रोड्यूस कर पाओ। नेक्स्ट इज ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स होते हैं अगेन फ्रेजेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका फिगरेटिव मीनिंग कुछ और होता है। मतलब उनका लिटरल मीनिंग देखोगे तो कुछ और निकल के आएगा, लेकिन वो मीनिंग करेक्ट नहीं होता। उनका एक फिगरेटिव मीनिंग होता है और वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में फिट होता है, जिसको हम हिंदी में मुहावरे भी बोलते हैं, राइट? जैसे हिंदी में एक मुहावरा है, थोथा चना बाजेगा ना। मतलब जिस बंदे के अंदर, जिस इंसान में कुछ ज़्यादा स्किल नहीं है, कुछ खास नहीं है, वो ज़्यादा शोर मचाता है। ऐसे ही इंग्लिश में उसका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस। तो ऐसे से करके अगर आप देखिए ईडियम्स को क्या इंट्रोड्यूस करना लैंग्वेज में अच्छी चीज़ है डेफिनेटली। आप हिंदी में भी सोचिए ना, अगर हिंदी में कोई आपको मुहावरा बोलता है तो क्या आपको वो लैंग्वेज डेकोरेटेड फील होती है? द सेम गोज फॉर इंग्लिश एज वेल, राइट? जब आप इंग्लिश बोलते हैं उसमें आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें आपका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वोकैब आ गया, आपके कनेक्टर्स आ गए, फ्रेजल वर्ब्स आ गए, एंड देन ये ईडियम्स। अब यहाँ पे अगेन आपको काफ़ी सारी ईडियम्स लिस्टेड है। इसमें से एक स्पेसिफिकली है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब ये पर्टिकुलर ईडियम हमारे स्टूडेंट बहुत सारे यूज़ करते हैं। इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स बताते हैं, कुछ ये ट्रिक्स होती है। हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस देम इन योर लैंग्वेज और मे बी इन योर क्यू कार्ड और जो भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके लिए स्पेसिफिकली हम क्या बोलते हैं कि कोई भी सिचुएशन, आपको कोई भी क्यू कार्ड मिला तो उसमें कोशिश करिए कि बारिश करने की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए। अब जैसे ही वो बारिश करने की बात होगी तो हम उसको ये वाली ईडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे उसमें। या सिमिलरली पीस ऑफ केक, ये भी एक बहुत ही कॉमन ईडियम है। ये 2-3 ईडियम तो ऐसी हैं कि जो आप डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट में किसी भी क्यू कार्ड में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा पीस ऑफ केक में क्या कर सकते हैं? पीस ऑफ केक क्या होता है? कोई चीज़ बहुत आसान होना, कि ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है, राइट? जिसको बोलते हैं बाएं हाथ का काम। या आपसे जैसे पूछा गया व्हाट इज़ द रीसेंट स्किल यू एक्वायर्ड, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिट कर दिया कि लर्निंग दैट स्किल वाज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। तो ऐसे करके आप इनको ईडियम्स को भी इंट्रोड्यूस करिए। ध्यान रहे बहुत सारी ईडियम्स नहीं डालनी है। फ्रेजल वर्ब्स अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, वोकैब अनकॉमन वोकैब ज़्यादा यूज़ हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन ईडियम्स आप अपने पूरे के पूरे आइल्स टेस्ट में मैक्सिमम 2 या 3 ही रखिएगा, क्योंकि एक हद से ज़्यादा मुहावरे भी लैंग्वेज में कोई बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। और ये देखिए काफ़ी सारे और आपको ईडियम्स दिए गए हैं नीचे, इसको देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, रोल अप माई स्लीव्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इन सारी चीज़ों का यूज़ देखिए। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स को हम काफ़ी बड़ी लिस्ट देते हैं, दे गो थ्रू
और उसमें से 2-3 ईडियम्स वो हर 2-3 दिन में, एक वीक में मतलब अराउंड 5 to 10 ईडियम्स को ट्राई करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए, एंड सिमिलरली द अदर वोकैब पार्ट। लेकिन आपको भी जितनी ईडियम्स हो सकती हैं उतनी ज़्यादा करनी है। आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, उसमें ये सारी नोट करते चलिए और अपने आप को बार बार रिमाइंड कराइए कि ये पर्टिकुलर ईडियम मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करनी है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोलते कैसे, उसका उच्चारण कैसे करते हैं। जैसे अब आपके सामने यहाँ पे लिस्टेड है केमिस्ट्री, हम इसको केमिस्ट्री बोलते हैं, राइट? लेकिन CH से कई बार च भी बनता है। बहुत सारे कुछ लोगों को मैंने देखा है वो इसे केमिस्ट्री भी बोलते हैं। बहुत फनी है, लेकिन दे आर पीपल। अब ये तो फिर भी आसान था, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो एग्जाम्पल्स देखिए। ऐसे ही नेक्स्ट है, इसको कुछ लोग बोलते हैं चैमिलियन, चैमिलियन, बट ये क्या है? कैमिलियन। गिरगिट को बोलते हैं कैमिलियन, राइट? एक चीज़ नोट करिए, आपका प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोनाउंसिएशन है एक वर्ड को बोला कैसे जाए, एक्सेंट होता है कि आपके बोलने का जो लहजा है, राइट, वो कैसा है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है, इसको हम बोलते हैं मिस्चीवियस। ये मिस्चीवियस नहीं होता है, हम इसको, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, राइट? मिस्चीवियस, नॉट मिस्चीवियस। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड फोटोग्राफी, फोटोग्राफी नो, इट्स फोटोग्राफी। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर से जो क्लासेस में आते हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली हरियाणा और यूपी एरिया से जो हैं, उन स्टूडेंट्स में मैंने एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी है। वो ओ का, खास तौर से जहाँ पे ए आना चाहिए, वो ओ को बहुत प्रोमिनेंटली दिखाते हैं, अपने शब्दों में नजर आएगा। जैसे कोल्ड, आई कोल्ड माई फ्रेंड, नो इट्स नॉट कोल्ड, आई कॉल्ड, कॉल्ड, राइट? को ओ का जो हरियाणा में खास तौर से मैंने देखा है, वो ओ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल के बोलते हैं। तो ओ को आपको थोड़ा माइल्ड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत स्टूडेंट्स के केसेस में नज़र आता है। ऐसे ही जहाँ पे ट आता है, किसी वर्ड में ट या टी आ रहा है, जैसे इट, इट नहीं, इट, एंड, बार बार एंड ड पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों है? खास तौर से जो लास्ट लेटर है आपके वर्ड का, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला जाता है। तो इतना स्ट्रेस नहीं डालना है, उसको माइल्ड रखना है। इनफैक्ट मैंने एक छोटी सी, कुछ लोगों को, दो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको एक ट्रिक दी है, मैं लास्ट वाले लेटर को खाई जाओ। एंड बोलना ही नहीं है पूरा, एंड बोलना ही नहीं, एन ही बोलो, एंड। जब फ्लो में चलेगा तो वो अपने आप हल्का सा डा निकल जाएगा। इट रेदर देन इट। तो ये एक तरीका हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी लैंग्वेज में ओ, ट, ड ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली, आप इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जा रहा है, तो इसको लास्ट वाले जो लेटर को है उसको बोलो ही मत, उसको खा जाओ। नाउ अब क्योंकि हमने डिफरेंट पैरामीटर्स को देख लिया है कि स्पीकिंग टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होने वाला है, अब एक्चुअल पार्ट 2 में हम चलते हैं। I hope that you found this video informative, and if you liked it, please give a thumbs up. जो नीचे थम्स अप का बटन बना हुआ है, लाइक का बटन है, उसे हिट करिए, जो हमें मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए।